हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत सा टॉपिक शुरू करने चल रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री 12th क्लास केमिकल काइनेटिक्स बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और इसमें हम पूरा आपने लास्ट वीडियो देखे होंगे, ठीक है। उसी तरीके से केवल एनसीईआरटी को ही वर्ड बाय वर्ड एंड लेटर बाय लेटर एक्सप्लेन किया जाएगा, जिससे हमारे 12th बोर्ड या जेईई मेंस या नीट के जो भी स्टूडेंट हैं उन्हें पूरा का पूरा लाभ और फायदा मिले, ठीक है। तो इससे पहले कि हम केमिकल काइनेटिक्स शुरू करें, आप मेरे से कनेक्ट हो जाइए और जान लीजिए माई सेल्फ इज के शुक्ला और ये है आपका सदाबहार योर ग्रीन यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद के शुक्ला। तो आइए भाई शुरू करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स। तो बेटा जी देखिए, केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है। काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट, मोशन, डायनेमिक होने से, ठीक है। अब इससे पहले कि काइनेटिक्स को डिटेल करें, हम आपको दो और टर्म यहाँ इंट्रोड्यूस करा देते हैं। एक टर्म है भाई थर्मोडायनेमिक्स। देखिए थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या बताती है भाई, आपने 11th में पढ़ा होगा। थर्मोडायनेमिक्स अबाउट tells about spontaneity of the process। अब ये प्रोसेस केमिकल भी हो सकती है और फिजिकल भी हो सकती है। मतलब ये बताती है कि ये प्रोसेस शुरू होगी, आगे बढ़ेगी, प्रोसीड करेगी या नहीं करेगी। कंफर्म हुए ना, ठीक है। जैसे देखो, हमने एक कंटेनर में H2 और I2 को मिलाया। अब ये दोनों आपस में रिएक्ट होंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, रिएक्शन होगी या नहीं होगी, इस बात की जानकारी थर्मोडायनेमिक्स देती है। और आपको पता है ये कैसे पता चल जाता है, डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ओके, तो भाई दूसरा टर्म लेते हैं, ये है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रिया। अब जरा देखिए इक्विलिब्रिया से हमें क्या जानकारी मिलती है, समझने के लिए हम इसी एग्जाम्पल को दोबारा लिख लेते हैं, ठीक है। और ये देखिए प्रोडक्ट एच आई। थर्मोडायनेमिक्स ने कह दिया कि भाई रिएक्शन नहीं होगी, वही बात खत्म। थर्मोडायनेमिक्स ने कहा रिएक्शन फीजेबल है, ये प्रोसीड करेगी। अगर प्रोसीड करेगी तो क्या होगा, अब इसका आगे का डिटेल यहां पर इक्विलिब्रिया से लेते। मान लो इनिशियली हमने इसके 8 मोल्स ले लिए तो ये 0 था। अब एक केस यहां पर हम लेते हैं, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में हमने ये अज्यूम कर लिया कि इसका 2 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट होकर इसके 4 मोल को फॉर्म करता है। और ऐसा करते ही इक्विलिब्रिया यहां पर आ जाती है। अब इक्विलिब्रिया आ गई तो सब कुछ कांस्टेंट हो गया, सारे फिजिकल फैक्टर कांस्टेंट हो गए, टेम्परेचर, प्रेशर। अब रिएक्टेंट के मोल्स, प्रोडक्ट के मोल्स, अब ये सब कांस्टेंट हैं, टाइम के साथ इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2 मोल H2 2 मोल I2 रिएक्ट होकर 4 मोल HI बनाए। बच कितने गए यहां पर देखिए भाई, 6 मोल इसका, 6 मोल इसका बच गया। यानी रिएक्शन बहुत ही लेसर एक्सटेंट में फॉरवर्ड में गई, ठीक है। रिएक्शन प्रोसीड हुई हुई लेकिन रिएक्टेंट के बहुत ही कम मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए और इक्विलिब्रिया आ गई। सेकेंड केस अगर यहां पर हम लें तो क्या देख सकते हैं, मान लीजिए इसके 5 मोल इसके 5 से रिएक्ट हुए और यहां पर 10 मोल HI बन गया। इसका मतलब फर्स्ट के कंपैरिजन में सेकेंड केस हमें क्या बताता है कि इससे पहले की रिएक्शन इक्विलिब्रिया अटेन करे, ठीक है, ग्रेटर नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स क्या हुए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। तो इस तरीके से रिजल्ट क्या निकला कि इक्विलिब्रिया क्या बताती है, इट टेल्स अबाउट proceeding proceeding extent of the reaction in forward direction before attaining इक्विलिब्रिया। ये बात समझ गए ना भाई, ठीक है। इक्विलिब्रिया आने से पहले कितना कम या ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, ये जानकारी मिल गई।
अब बेटा जी देखिए, इन दोनों ने ये नहीं बताया कि भाई यहां पर लेसर एक्सटेंट में रिएक्शन हुई या ग्रेटर एक्सटेंट में रिएक्शन हुई। जो भी प्रोडक्ट्स बने, इनके बनने की रेट क्या है। मतलब मान लो अगर ये 4 मोल HI 10 मिनट में बने, और दूसरी सिचुएशन ले लें कि 4 मोल HI 4 मिनट में बन जाए, तो 4 मिनट वाली कंडीशन में हम कहेंगे रिएक्शन की रेट फास्ट है, और 10 मिनट वाले केस में हम कहेंगे रिएक्शन की रेट स्लो है। तो देखो बेटा, ये दोनों रेट के बारे में नहीं बताते। अब रेट की बात कौन करता है? केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स यहां से शुरू होती है, यहां से इसका रोल शुरू होता है। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या डील करती है भाई? इट डील्स क्या क्या? रेट ऑफ रिएक्शन की, जो रिएक्शन फिजिबल है, किसी भी एक्सटेंट में हो रही है, वो किस रेट से होगी। और दूसरी बात ये क्या डील करती है? फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। और तीसरी बात ये क्या डील करती है भाई? थर्ड पॉइंट क्या डील करती है? मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। अब मैकेनिज्म के नाम से परेशान मत हो जाइए भाई, ये ऑर्गेनिक की में भी जो मैकेनिज्म है ना, उसका अपना एक कंसेप्ट है, ठीक है। वो कंसेप्चुअल रिलेशन में हम अगर समझते हैं चीजों को, तो ऑर्गेनिक की मैकेनिज्म इजीली लिख सकते हैं। लेकिन यहां जो मैकेनिज्म होगी, ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होगी, और अगर मैकेनिज्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जनरली वो जो मैकेनिज्म रिएक्शन की गिवन होती है, तो आपको यहाँ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बात समझ पा रहे हैं ना? ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या करती है, समझ गए। तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रिया और केमिकल काइनेटिक्स मिलकर ये एक प्रोसेस को कंप्लीटली एक्सप्लेन करते हैं। समझ में आ गई बात? तो अब बेटा जी देखें, हम आप जानते हैं कि अलग अलग रिएक्शन अलग अलग रेट से होती हैं, डिफरेंट रिएक्शंस डिफरेंट रेट से हो सकती हैं। तो रेट के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ रेट, ऑन द बेसिस of rate, chemical reactions are of 3 types। केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप की होती हैं भाई? 3 टाइप की। कौन कौन सी? पहली है फास्ट रिएक्शन, नाम से ही फास्ट है, सुपर फास्ट है, मेल एक्सप्रेस, या इसे कहते हैं इंस्टैंटेनियस रिएक्शन। क्लियर? ये कौन सी रिएक्शन होती हैं जो फास्ट रिएक्शन या इंस्टैंटेनियस रिएक्शंस होती हैं? फास्ट रिएक्शन उन्हें कहते हैं जो बहुत कम टाइम में कंप्लीट हो जाती हैं। ऐसे हम कह दें कि दीज आर कंप्लीटेड इन 10 to the power minus 14 to 10 to the power minus 16 seconds। मतलब पलक झपकते ही एक तरीके से कहें पूरी हो जाती हैं। वैसे राणा की पुतली फ्री नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। तो पलक झपकने में भी जो समय लगता है, उससे भी कम टाइम में ये पूरी हो जाती हैं, इतनी फास्ट हैं। ठीक है। इस कैटेगरी में कौन सी रिएक्शंस आती हैं बेटा? रिएक्शंस ऑफ प्रेसिपिटेशन, ठीक है। और रिएक्शंस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, क्लियर हो गई बात भाई? तो यहां पर ये 2 कैटेगरी ऐसी हैं जो इसके एग्जाम्पल बनते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई है भाई? कंफर्म है? ठीक है। तो देखो हम इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है। जैसे हमने ले लिया बेटा कि NaCl, और NaCl में क्या मिला दिया? AgNO3, लुनॉर कॉस्टिक, सिल्वर नाइट्रेट, दोनों सॉल्ट हैं। और जब सॉल्ट से रिएक्ट होता है, तो रिएक्शन में होता क्या है? आयन एक्सचेंजिंग, इसका कैटायन इसके एनायन से, और इसका कैटायन इसके एनायन से। तो यहां बना क्या? AgCl का व्हाइट जिलेटिनस प्रेसिपिटेट बन जाता है। ठीक है।
और साथ में एक प्रोडक्ट आता है NaNO3। क्लियर। तो जितनी प्रेसिपिटेशन की रिएक्शन है वो फास्ट में होती हैं। इसी तरीके से न्यूट्रलाइजेशन, जैसे हमने HCl ले लिया, NaOH ले लिया, एसिड बेस है ये, रिएक्ट होकर क्या बनाए, NaCl प्लस वाटर। तो ये भी इसी कैटेगरी में काउंट होती है। क्लियर, ये हो गया भाई। तो मिटा दिया जाए इसको, हैं? ठीक है, देखो भाई मिटा देते हैं। असीरे नफस ये दुर्वेश कैसे, पहन गुदड़ी जुल्फें हम देखते हैं। तो बेटा जी देखो, अब हम दूसरी कैटेगरी पढ़ने चल रहे हैं, इसको मिटा दिया गया है, और वो क्या है, स्लो रिएक्शन। ठीक है, तो दूसरी रिएक्शन हम लोग लेते हैं स्लो रिएक्शन। बेटा स्लो रिएक्शन नाम से क्लियर है, बहुत धीरे धीरे होती हैं। ठीक है, दे में टेक, ठीक है, दे मे टेक सम डेज, मंथ्स और ईयर्स। ये कुछ दिन, महीने, साल ले सकती हैं कंप्लीट होने में। कंफर्म हो रहे हैं हमारी बात, बहुत धीरे होती हैं। जैसे हम इनको समझ लें, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन का डिटेल हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे काफी डिटेल्स में, लेकिन इतना तो आप समझ सकते हैं कि भाई अभी आप एक आयरन का टुकड़ा लीजिए, लोहे का टुकड़ा, और उसको क्या करें, कहीं फेंक दीजिए, तो क्या घंटे 2 घंटे या एक रात में वहां रस्ट लग जाएगा? नहीं, थोड़ी स्लो है, लंबी प्रोसेस है। क्लियर हुआ। इसी तरीके से देखिए हम कह सकते हैं भाई, रिएक्शन बिटवीन H2 एंड O2 टू फॉर्म क्या, H2O एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर H2 और O2 को मिलकर एक ड्रॉप वाटर बनाने में बहुत लंबा समय लगता है। तो ये भी बहुत स्लो रिएक्शन है। अब एक बात यहां बड़ी खास है, वो आप जान लीजिए, वो क्या है भाई? खास बात ये है कि फास्ट रिएक्शंस जितनी है, ठीक है, एंड स्लो रिएक्शंस जितनी है, ठीक है, स्लो रिएक्शंस आर नॉट द सब्जेक्ट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है भाई, समझ गए इस चीज को? ये केमिकल काइनेटिक्स के पार्ट नहीं है, यानी इन दोनों टाइप की रिएक्शंस को हम केमिकल काइनेटिक्स में स्टडी नहीं करते, क्योंकि एक बहुत फास्ट है तो उसके स्टेप्स को एनालाइज करना इम्पॉसिबल हो जाता है, और एक इतनी स्लो है, इतना टाइम लेती है कि वहां पर भी एनालिसिस करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो फिर तीसरी कैटेगरी आती है जिसे हम कहते हैं मॉडरेट रिएक्शन। क्या कहते हैं भाई? मॉडरेट रिएक्शंस। ठीक है, ये वो रिएक्शंस हैं जिनके लिए हम कह सकते हैं दे मे टेक फ्यू सेकेंड्स, मिनट और आवर्स। कुछ सेकंड या कुछ मिनट या कुछ घंटों में ये पूरी हो जाती हैं। कंफर्म हो रहे हैं ना? तो ये आप ध्यान से समझें कि ऐसी रिएक्शंस जो कुछ सेकंड, मिनट या घंटों में पूरी हो जाती हैं, इन्हें मॉडरेट कहते हैं, और दीज रिएक्शंस आर स्टडीड अंडर केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो दीज reactions are studied under chemical kinetics। इन्हीं रिएक्शंस को केमिकल काइनेटिक डील करती है, और इन्हीं रिएक्शंस के बारे में हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, ये कौन सी रिएक्शंस हो सकती हैं बेटा? देखो, बहुत ही कम कैटेगरी है रिएक्शन की जो फास्ट में जाती है, बहुत कम है जो स्लो है। मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शंस मॉडरेट कैटेगरी में आती हैं, जैसे हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर,
अब ये तो आपने पढ़ा ही होगा भाई, नहीं पढ़ा है तो देखो, जैसे हमने लिखा C12H22O11, इसकी वाटर से रिएक्शन कराएं तो इसे हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। ये रिएक्ट होकर क्या बनाता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों में फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस है। फ्रक्टोज में कीटोन होता है और ग्लूकोज में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है। इसी तरीके से बेटा हाइड्रोलाइसिस हम ले सकते हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, ठीक है। आप जानते हैं जैसे हमने लिखा CH3COOC2H5, ये हो गया इथाइल एसीटेट। अब इसकी वाटर से रिएक्शन कराएं यानी हाइड्रोलाइसिस, तो प्रोडक्ट होता है एसिड और अल्कोहल। तो फिलहाल इस केस में क्या बना, एसिटिक एसिड विनेगर सिरके का जो कंपोनेंट है, और इथाइल अल्कोहल आप जानते ही हैं भाई, आजकल तो इसकी जमाना है, बोलबाला है, जमाना दीवाना है इसका। क्या नाम है, इथाइल अल्कोहल, यानी शराब का मेन घटक यही है, समझ गए कंपोनेंट। इसी तरीके से बेटा जी देखें, हम और ले सकते हैं थर्मल डीकंपोजिशन, थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट NH4NO2। क्या होगा भाई, अब अगर हम इसको हीट करते हैं, देखो यहीं पर लिख देते हैं, समझ लेना, ठीक है। थर्मल डीकंपोजिशन तो बनता क्या है, वाटर और N2। तो ये ऐसी नंबर ऑफ रिएक्शंस हैं जो मॉडरेट हैं। बात आपकी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत, क्लियर। तो हम काइनेटिक्स में किसके बारे में पढ़ेंगे भाई, मॉडरेट रिएक्शंस, कोई दिक्कत, समझ गए। तो देखिए अब यहां से आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको मिटा दिया जाए, जल्दी से नोट कर लें, नोट किया तो मिटा दिया जाए भाई, ठीक है, ये लीजिए मिटा दिया गया, ओके। तेरी याद आ रही है, आ रही। हाँ भाइयों, तो देखिए यहां पर हम आप क्या पढ़ने वाले हैं, बहुत ही खूबसूरत सा कंसेप्ट है जिसे हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब तो समझ ही रहे होंगे ना, ठीक है, कि एक डेफिनिट टाइम में रिएक्टेंट की कितनी अमाउंट कंज्यूम होती है, या एक डेफिनिट टाइम में प्रोडक्ट की कितनी अमाउंट फॉर्म होती है। इसी चेंज को जब हम टाइम के रेस्पेक्ट में लिखते हैं तो रेट कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर डेफिनेशन क्या बनी, द चेंज इन द कंसंट्रेशन, कंस मतलब कंसंट्रेशन ऑफ, the change in the concentration of any of the reactants or products is called rate of reaction। क्लियर हुआ भाई। तो फॉर्मूला क्या बना सकते हैं भाई, रेट। अब यहां पर हमने क्या लिख दिया, चेंज इन कंसंट्रेशन, अब वो रिएक्टेंट का हो या प्रोडक्ट का, वो लिख सकते हैं। तो टाइम टेकन, ठीक है, डिवाइड कर दिया, तो यहां से हमें क्या मिल गई, रेट। अब बेटा जी देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, रेट जो हमारी होती है, रेट ऑफ रिएक्शन, टाइम टेकन जो हम यहां पर डिनोमिनेटर में हमने लिया है, तो इस टाइम टेकन यानी टाइम इंटरवल के बेसिस पर जो रेट है, इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला है एवरेज रेट, क्या है बेटा, एवरेज रेट, ठीक है। और दूसरे को हम क्या कहते हैं भाई, इंस्टैंटेनियस रेट। कंफर्म हो रही है बात, ठीक है। तो एवरेज रेट किसे कहते हैं बेटा, ठीक है, हम लिख सकते हैं द रेट मेजर्ड ओवर लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन is called
एवरेज रेट। समझ रहे हैं ना भाई? ठीक है। अब यहां पर देखो, अभी समझाता हूं इसको क्या कहेंगे, डेफिनीशन बिल्कुल वही, बस हम एक टर्म लिख देते हैं, बाकी वही लैंग्वेज आप लिख सकते हैं, ओवर वेरी स्मॉल टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन, बाकी स्टेटमेंट आप बना लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, जब एक लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन पर हम रेट को फाइंड करते हैं तो उसे एवरेज रेट कहते हैं, और जब वेरी स्मॉल टाइम ड्यूरेशन में करते हैं तो उसे क्या कहते हैं भाई? ठीक है, इंस्टैंटेनियस रेट। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो बेटा, मान लो एक प्लेस ए है, ठीक है, और प्लेस ए से आप मूव करते हैं प्लेस बी तक। मान लो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, और ए से बी तक पहुंचने में आपको लगा 2 घंटे 2 आवर्स। क्लियर हुआ? तो बताइए आपकी स्पीड कितनी हुई? अब स्पीड हम निकाल लेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये आया 50 किलोमीटर पर आवर्स। अब आपको ये सोचना है, देखिए, कि जब आप ए से चलना स्टार्ट किया आपने, तो क्या आपने 50 की स्पीड से स्टार्टिंग ली? क्या जब बी पर आप पहुंच गए, रुके, तो रुकते समय क्या आपके व्हीकल की स्पीड कितनी थी? 50 किलोमीटर। बीच में क्या स्पीड कंटिन्यूअसली यूनिफॉर्मली 50 किलोमीटर पर आवर ही बनी रही? नहीं, डिपेंड्स ऑन दी कंडीशन ऑफ दी रोड। कहीं 0 भी हुई होगी, कहीं 80, कहीं 100 हो सकता है, कहीं 100 प्लस भी रही हो। तो इस तरीके से हमने एक लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन में जब स्पीड निकाली तो ये वैल्यू आई, जो कि एक एवरेज वैल्यू मानी जाएगी या कही जाएगी। लेकिन आप सोच लो कि मान लीजिए आपने 10 AM पर ये जर्नी शुरू की थी और आप 12 नून पर टारगेट पर पहुंच गए, तो भाई 2 घंटे का टाइम लगा। अब अगर हम बीच में आपको 10:20 30 सेकेंड्स पर, ठीक है, मान लीजिए बाई कॉल आपसे पूछते हैं कि इस समय आपके व्हीकल की स्पीड क्या है, आप मीटर में देखकर बता देंगे, मान लीजिए उस समय थी 70 किमी पर आवर। तो ये एग्जैक्ट हो गई, एक पर्टिकुलर टाइम पर ये स्पीड थी, और जब एक पर्टिकुलर टाइम पर हम स्पीड लेते हैं तो वो इंस्टैंटेनियस कहलाती है। इसी तरीके से जब हम किसी रिएक्शन की रेट को एक पर्टिकुलर टाइम पर फाइंड करते हैं तो उसे इंस्टैंटेनियस रेट कहते हैं, और जब एक लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन में फाइंड करते हैं तो उसे एवरेज कहते हैं। देखिए, एवरेज रेट जो होती है वो एग्जैक्ट नहीं होती, ये आप भी समझ गए होंगे, क्योंकि रेट क्या होगी, चेंज होती रहेगी यहां पर। समझ रहे हैं ना? और जो इंस्टैंटेनियस रेट होती है ये एग्जैक्ट होती है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर टाइम पर है या बहुत ही कम टाइम ड्यूरेशन में है, जहां चेंज को इग्नोर कर सकते हैं या नेग्लिजिबल होता है। ये बात समझ गए भाई? ठीक है। तो अब देखिए, जो एवरेज रेट है और इंस्टैंटेनियस रेट है, अब एक एग्जांपल लेकर हम इन चीजों को समझ लेते हैं। जैसे हमने लिखा आर रिएक्टेंट है, पी प्रोडक्ट है, आर से पी बन गया। अब अगर हमें यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है तो रेट ऑफ रिएक्शन हम रिएक्टेंट के भी टर्म में लिख सकते हैं और प्रोडक्ट के टर्म में भी लिख सकते हैं। कंफर्म हो रहे ना भाई? तो रेट ऑफ रिएक्शन पहले मैं रिएक्टेंट के टर्म में लिखता हूं। देखिए, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। अब यहां पर हमने निगेटिव साइन लगा दिया है, ठीक है। अब निगेटिव साइन क्या बताता है, इस चीज को समझ लो, इसे दो तरीके से समझ सकते हैं। नेगेटिव साइन ये बताता है कि जो कंसंट्रेशन है, कौन सी कंसंट्रेशन यहां ली जाती है, समझ लो, जब हम किसी रिएक्टेंट को स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते हैं तो ये मोलर कंसंट्रेशन समझी जाती है, यानी मोलैरिटी, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यहां पर क्या है, आर डिक्रीजेज विद टाइम, डिक्रीजेज विद टाइम।
तो नेगेटिव साइन ये बताता है कि जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी, टाइम पास होगा, इसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है। ये बात क्लियर हो गई। और दूसरा तरीका ये है आपको समझने का कि भाई मान लीजिए हमने यहाँ पर क्या लिया था, ये देखिए इस बात को हम यहाँ पर आपको समझा दे रहे हैं कि R और P, ठीक है, ये रिएक्शन है। मान लो इनिशियली इसकी अमाउंट कितनी है, x1, तब ये 0 है। अब थोड़ी देर बाद, ये कब था, जब टाइम 0 यानी रिएक्शन शुरू नहीं हुई थी। लेकिन अगर रिएक्शन अब शुरू हो गई है और कुछ देर रिएक्शन हो गई यानी टाइम इज नॉट इक्वल टू 0, अब मान लो इस टाइम तक ये कुछ कंज्यूम हो गया, x1 की में से कुछ वैल्यू प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई, अब रिमेन कितना रह गया भाई, x2, ये रिमेन है। तो यहां पर मान लो y बन गया। क्लियर हुआ। तो बेटा जी अब अगर हम ये देखें कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ R कितना है, ठीक है, तो यहां पर डेल्टा साइन लगाया, डेल्टा का मतलब चेंज होता है, और जब हम लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन में चेंज निकालते हैं ओवर अ लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन, तो डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा ज्यादा टाइम ड्यूरेशन के चेंज को एक्सप्रेस करता है। तो यहां पर बेटा जी देखिए चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ R क्या कैसे निकालेंगे, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। क्लियर हो रही है बात भाई, है? तो यहां पर देखिए फाइनल क्या है x2 और इनिशियल क्या है x1, और हम जानते हैं x1 ग्रेटर देन क्या है x2। इसका मतलब ये टर्म क्या आएगा, नेगेटिव। मींस यहां पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो डेल्टा आर है वो इटसेल्फ क्या है, नेगेटिव है। रेट कभी नेगेटिव में नहीं लिखी जाती, समझ पा रहे हैं? तो इस रेट को यानी डेल्टा आर के टर्म को पॉजिटिव बनाने के लिए हमने यहां पर क्या लगा दिया, नेगेटिव। तो पहले आप ऐसे भी कह सकते हो और फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि इन order to make positive the rate of reaction। समझ गए ना भाई? यानी नेगेटिव साइन यहां पर हमने क्यों लिया, ये बात कंफर्म हो गई, समझ गए? क्योंकि ये टर्म अपने आप में ही क्या है, नेगेटिव है। इसे पॉजिटिव बनाने के लिए नेगेटिव लगाया, क्योंकि रेट नेगेटिव में नहीं लिखी जा सकती। कंफर्म हुए यहां तक, क्लियर हुई? तो एवरेज रेट हमने समझ लिया है, ठीक है। अब इसको मिटा दिया जाए भाई, हैं? मिटा दूं, ठीक है। तो बेटा जी देखिए आप समझ गए होंगे, ठीक है, कि यहां पर एवरेज रेट एग्जैक्ट नहीं होती, यानी लेस एक्यूरेट होती है, जबकि इंस्टैंटेनियस रेट क्या है, मोर एक्यूरेट है, एग्जैक्ट है। क्लियर? तो अब हम ये देख लेते हैं कि रेट की यूनिट क्या होती है भाई, ठीक है, रेट की यूनिट। तो यहां पर देखिए रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन, ठीक है ना, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम। ये रिएक्टेंट है तो ऐसे, अगर हमें प्रोडक्ट के टर्म में लिखना था जो भी रिएक्शन हमने ली थी, ठीक है, R2P, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन तो टाइम के साथ इंक्रीज करेगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है, ये हो गया, कोई दिक्कत? तो यहां पर देखो कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी यानी मोल्स पर लीटर, और टाइम मिनट में भी हो सकता है, सेकंड में भी, या जैसा दिया हो। तो इसलिए हम यहां यूनिट में क्या लिख सकते हैं भाई, देखिए मोल, ठीक है, लीटर इनवर्स और टाइम इनवर्स हमने यहां पर कर दिया, ठीक है। टाइम सेकंड मिनट और कुछ भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर गैसियस रिएक्शन है, ठीक है, इफ, या ऐसे कर दें, इन केस ऑफ गैसियस रिएक्शंस, तो गैसियस रिएक्शंस के केस में देखिए कंसंट्रेशन ना लेकर के प्रेशर का यूज होगा। तो बेटा जी यूनिट क्या बनेगी, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन,
क्या बनेगी? तो यहां पर हम लेंगे प्रेशर की यूनिट, ठीक है, तो यूनिट ऑफ प्रेशर। अब ये एटीएम में भी हो सकता है, ये बार में भी हो सकता है, और ये किसी अदर यूनिट में भी हो सकता है। तो यूनिट ऑफ प्रेशर इनटू टाइम इनवर्स। ये बात समझ गए भाई? किसी तरीके की कोई दिक्कत इसमें? क्लियर हुआ ना? तो जल्दी से आप इसे नोट कर लें, ठीक है। अगली बहुत ही बेहतरीन पॉइंट हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो हो गया भाई, ठीक है। अब देखिए बेटा, हम यहां पर ये पढ़ने वाले हैं, एक एग्जाम्पल लेकर समझने वाले हैं। जैसे हमने लिया ए टू बी, अब ये रिएक्टेंट है और ये क्या है? प्रोडक्ट है। क्लियर हुआ? तो भाई जब रिएक्शन होगी तो इक्विलिब्रिया में आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ मास एक्शन। मास एक्शन क्या कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, यानी किसी रिएक्शन की जो रेट होती है वो किस पर डिपेंड करती है भाई? बोलिए। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर। तो जैसे जैसे टाइम पास होगा, ध्यान से समझना बेटा, बहुत बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे जैसे टाइम पास होगा रिएक्शन प्रोसीड करती जाएगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रिड्यूज होती जाएगी, कम होती जाएगी। और लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो टाइम के साथ जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी तो रिएक्शन की रेट भी क्या होगी? कम होती जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिएक्शन की रेट है वो यूनिफॉर्म नहीं होती, वो टाइम के साथ चेंज होती रहती है। ठीक है, समझ गए? अब मान लो ये क्वेश्चन हमें दिया गया और कहा गया कि भाई यहां पर रिएक्शन की रेट लिखो। तो देखो हम आपको समझाते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, हमें लिखना है। अब ये ध्यान रखो, रेट ऑफ रिएक्शन को हम दो टर्म में लिख सकते हैं, एक रिएक्टेंट के और एक प्रोडक्ट के। तो रिएक्टेंट के टर्म में जब हम लिखेंगे तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ दिस अपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट के डिसअपीयर होने की जो रेट होगी वही क्या होगी? रिएक्शन की यहां रेट होगी। ठीक है, इस केस को समझ पा रहे हो ना? इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? रेट ऑफ अपीयरेंस, ठीक है, ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यहां पर क्या है? बी। क्लियर हुआ? तो भाई क्या बना? ए के टर्म में देखें तो क्या बना हमारा? ठीक है, अब नेगेटिव साइन लगेगी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। और इसको पॉजिटिव टर्म में लिखेंगे क्योंकि टाइम के साथ इसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है भाई? बढ़ रही है। समझ रहे हैं ना? तो डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। गुड, यहां तक बातें क्लियर हो गई हैं? वेरी गुड, समझ गए ना? अब बेटा जी देखो, अगर हम इसी एग्जाम्पल को लेकर सब कुछ ऐसा ही अप्लाई करेंगे, किसमें? इंस्टैंटेनियस में। बस फर्क क्या होगा, जहां हम डेल्टा यूज करते हैं उसकी जगह हम डी का यूज करते हैं। देखिए कैसे भाई, मान लीजिए हम इसे इंस्टैंटेनियस के केस में लिखते हैं तो आर इंस्टैंटेनियस, तो यहां पर रिएक्टेंट के टर्म में नेगेटिव लगाएंगे। लेकिन अब ये डी ए, ठीक है, बाई डी टी। डी स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करता है और डेल्टा लॉन्ग हाई ग्रेटर चेंज को। तो यहां पर ये हो गया। अब इसी को अगर प्रोडक्ट के टर्म में लिखें तो डी मतलब क्या शो हो रहा है भाई? चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टाइम टेकन, लेकिन स्मॉलर चेंज की बात हो रही। कोई दिक्कत? ये मोर एग्जैक्ट है,
ठीक है, मोर एग्जैक्ट है और ये लेस एग्जैक्ट है क्योंकि ये एवरेज है। लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखें यहां पर कि रेट जो इंस्टैंटेनियस की हम बात करें, इंस्टैंटेनियस रेट ये इक्वल हो सकती है किसके, एवरेज रेट के। ठीक है, ये ध्यान रखें किसके इक्वल हो सकती है भाई, एवरेज रेट के। तो रेट एवरेज के इक्वल हो सकती है कब, जब ये समझें कि डेल्टा टी की अप्रोच क्या हो, जीरो हो, यानी टाइम ड्यूरेशन बहुत कम हो, नेग्लिजिबल हो, तो एवरेज रेट बिकम्स इंस्टैंटेनियस रेट। यहां तक बातें बेटा कंफर्म हो गई, समझ पाए ना? ठीक है, तो इसके बाद हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि देखिए कई बार एग्जाम में ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो आइए अब हम ये देखते हैं कि ग्राफिकली हम इन्हें कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मिटा दिया जाए भाई, हटा दें। ठीक है, तो ये देखिए भाई मिट गया। अशीरे नफस ये दुर्वेश कैसे, असीरे नफस ये दुर्वेश कैसे, पहन गुदड़ी जुल्फे सनम देखते हैं। अरे भाई हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं, आप भी मत करना। हम तो ये कहते हैं ना क्या, कि न सूरत से तेरी न शक्ल से तेरी है। कैसे कह सकते हैं इसको, थोड़ा सा बेटर करके अगर देखें। ठीक है, न तुमसे न सूरत से तेरी, हम तो मुसब्बिर की कलम देखते हैं। आइए तुम मेरी कलम देखो और पढ़ते हैं ग्राफिकल अरेंजमेंट। ठीक है बेटा, तो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन ठीक है किसके लिए, सबसे पहले लेते हैं फॉर एवरेज रेट। किसके लिए बेटा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। तो देखिए जैसे ये ग्राफिकल रिलेशन ले लिया, पहले ये मान लो भाई कि यहाँ पर कोई रिएक्शन है, ए टू बी हो रही, ए रिएक्टेंट है और बी क्या है, प्रोडक्ट है। ओके, तो यहाँ पर हमने ले लिया रेट एक्सिस, ये है हमारा टाइम एक्सिस। अब बेटा जी देखो, इनिशियली रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, ठीक है, अब टाइम के साथ ये कम होती जाएगी। क्लियर हो रही है हमारी बात? तो मान लो टाइम t1 था जब, तो t1 पर ए की कंसंट्रेशन कितनी बची, इतना। ठीक है, अब और टाइम बीता, टाइम t2, मान लो इसकी कंसंट्रेशन घटकर कितनी हो गई, ये, इसे x1 ले लें, इसे x2 ले लें। समझ में आ रही है बात? तो अब अगर हमें यहां पर रेट निकालना है, ठीक है, तो देखो हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ ए, एक ही बात हो गई यहां पर। ठीक है, तो ये हमने क्या ले लिया, माइनस, ठीक है, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। ये चीज समझ में आ गई ना भाई? मतलब इसका क्या हुआ, नेगेटिव चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन टाइम टेकन। तो भाई चेंज कितने से हुआ, x1 से x2 हुआ, x2 स्मॉलर है और x1 लार्जर है। तो ये टर्म निगेटिव है अपने आप में, अब रेट निगेटिव हो नहीं सकती, तो पॉजिटिव करने के लिए नेगेटिव लगा दिया। समझ में आ गई बात? ये तो रिएक्टेंट के टर्म में है, लेकिन अगर हम इसे प्रोडक्ट के टर्म में बनाएं रिलेशन को, तो देखो भाई टाइम और ये हो गई रेट। क्लियर? अब ये हमारा कर्व है, सॉरी हमें प्रोडक्ट के टर्म में बनाना है। तो देखिए प्रोडक्ट इनिशियली क्या था भाई, जीरो, अब ये टाइम के साथ बढ़ेगा। क्लियर हो रही बात? तो मान लो टाइम t1 पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, ठीक है, इतनी थी। ये बेटा यहां पर कंसंट्रेशन टर्म लगा लेंगे, ठीक है, ये मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी, करेक्ट कर लें। तो ये कंसंट्रेशन एक्सिस है और ये टाइम एक्सिस है। ठीक है, अब यहां पर देखिए
ये टाइम T2 लिया और ये हो गया इसकी कंसंट्रेशन। अब अगर यहां पर इसकी कंसंट्रेशन Y1 है और ये Y2 हो गया, तो टाइम के साथ आप देखिए कंसंट्रेशन क्या हो रही है भाई, इंक्रीज कर रही है, बढ़ रही है, समझ पा रहे हैं ना। तो यहां पर हम रेट क्या लिखेंगे समझना, रेट इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, y2 माइनस y1 अपॉन t2 माइनस t1। और आप ये देख रहे हैं कि T2 लार्जर है T1 से और Y2 लार्जर है Y1 से, तो कंफर्म है यहाँ पर कि ये टर्म कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो आप यहाँ पॉजिटिव लगा दें और नहीं लगाएंगे तो पॉजिटिव ही अंडरस्टूड है, ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी, क्लियर हुआ, डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। बोलो भाई कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये बेटा क्लियर हो गए ना, यहाँ बाय मिस्टेक रेट लिख गया था, एक्चुअली ये कंसंट्रेशन एक्सिस है, ठीक है। इस गलती को आप नजरअंदाज कर देना। कहते हैं ना कि जो गलती नहीं करता उसे भगवान कहते हैं और जो गलतियां करता है उसे इंसान कहते हैं। तो भाई आइए हम लोग आगे देखते हैं। तो ये बात समझ गए ना बेटा। अब अगर हम इंस्टैंटेनियस की बात करें, ठीक है, तो इंस्टैंटेनियस रेट को ग्राफिकली अगर हम लेते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, तो कैसे, तो सबसे पहले देखो रिएक्शन वही ले लेते हैं ए टू बी, और यहां पर ये ग्राफिकल अरेंजमेंट ले लेते हैं, ठीक है। ये तो भाई नोट कर लिया होगा, समझ गए होंगे ना, तो इसको थोड़ा हटा दिया जाए, वेरी गुड। ये देखिए अब यहां पर हमने टाइम एक्सिस और ये है कंसंट्रेशन एक्सिस, ठीक है। अब इनिशियली देखिए पहले रिएक्टेंट के टर्म में जानते हैं, तो कंसंट्रेशन टाइम के साथ ये क्या हुई, रिड्यूस हुई, क्लियर। अब हमसे कह दिया जाएगा कि एक पर्टिकुलर टाइम t है और इस पर्टिकुलर टाइम पर आप क्या निकालें, रेट ऑफ रिएक्शन बताएं। तो देखिए आप क्या करें कि इस पर्टिकुलर टाइम से एक नॉर्मल लेकर कंसंट्रेशन वेरिएशन का जो कर्व है उस पर एक पॉइंट फाइंड किया हमने। अब इस पॉइंट से हमने क्या किया बेटा, देखिए टेंजेंट लिया, ठीक है, जो इधर कंसंट्रेशन एक्सिस को कट कर रहा है और इधर टाइम एक्सिस को कट कर रहा है, क्लियर हुई बात। अब आप जानते हो कि यहां पर होगा क्या, हेंस स्लोप ऑफ द कर्व, स्लोप ऑफ द कर्व प्रोवाइड्स रेट ऑफ रिएक्शन। ये बात समझ गए ना भाई, कंफर्म हुआ। अब मान लो ये O पॉइंट है, ओरिजिन है, इसको हमने दे दिया A और यहां पर हमने इसको लिख दिया B, क्लियर हुई बात। तो भाई यहां पर आप जानते हो कि जो रेट हुई हमारी, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, स्लोप। अब बेटा आप जानते हो कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की ली जा रही है, रिएक्टेंट के टर्म में हम बता रहे हैं, तो नेगेटिव लगा दिया है, तो ये कितना हो गया, देखिए वाई एक्सिस पर जो हमें सेगमेंट मिला ओ ए डिवाइडेड बाई ओ बी, ठीक है। तो ओ ए अपॉन ओ बी, ये बात क्लियर हो गई। भाई आप ये भी जानते हो कि स्लोप tan थीटा के भी इक्वल होता है। अब यहां पर tan थीटा है क्या हमारा, ये है, ठीक है ना, ये हुआ थीटा जो हमें स्लोप देगा, कंफर्म हो रही है बात ना। तो tan थीटा के टर्म में भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम प्रोडक्ट्स के टर्म में इसको बनाएं भाई, देखिए प्रोडक्ट्स के टर्म में ले लेते हैं, ठीक है, समझ गए, इसको मिटा दिया जाए, तोड़ना दिल हमारा। लेकिन अब क्या करें भाई, भले ये चिल्लाए हमें क्यों मिटा रहे हो, लेकिन मिटाना तो पड़ेगा ना, नहीं तो आगे क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। तो यहां पर बेटा देखो, अब अगर हम इंस्टैंटेनियस रेट का ग्राफिकल रिलेशन प्रोडक्ट के टर्म में लेते हैं, रिएक्शन वही है ए टू बी, तो देखिए क्या हुआ, यहां पर ये कंसंट्रेशन हो गई एक्सिस और ये टाइम एक्सिस हो गया भाई। अब
प्रोडक्ट की अमाउंट 0 से बढ़ेगी। अब मान लो एक पर्टिकुलर टाइम पर हमसे कह दिया गया बताइए, तो फिर वही काम है, हम टेंजेंट ले लेंगे। समझ गए ना भाई, कोई दिक्कत? अब टेंजेंट ले लिया तो आप देखिए ये, ठीक है, समझ रहे हो ना भाई कैसे? ये देखिए, ठीक है, कोई दिक्कत? तो अब देखिए ये O है तो ये क्या हो गया A, समझ गए? और कोई दिक्कत? अब यहां से देखिए आप ऐसे भी समझ सकते हो, कंफ्यूज मत होना कि मान लो ये क्या है, A है, ये B है, तो ये जो पॉइंट है ना, ये हमें क्या देगा, और शॉर्ट में कर देते हैं, ये हमें देगा चेंज इन कंसंट्रेशन। क्लियर हो गई बात? और ये जो अरेंजमेंट है हमारा, ये हमें क्या देगा, टाइम। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं, ये क्या प्रोवाइड कराएगा, चेंज, ठीक है, चेंज ऑफ टाइम। ठीक है, या हम ऐसे कह दें टाइम ड्यूरेशन की जानकारी देगा। और दिस डिवाइडेड बाय दिस हम क्या ले सकते हैं, स्लोप। तो यहां पर बेटा जी, ठीक है, समझ गए ना? तो मान लो ये जो पॉइंट है इसको हमने मान लिया यहां से बेटा ओ ए, और इसको हमने मान लिया ओ बी। ये ओ ये बी ऐसे समझ लेना भाई, बी ये ए। ठीक है, तो यहां पर रेट क्या मिल गई हमें, रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन ये कौन सी रेट है, इंस्टैंटेनियस रेट है। ये भी कौन सी रेट थी, इंस्टैंटेनियस। क्लियर हुआ? तो क्या हो गया, ओ ए अपॉन ओ बी। क्लियर हो गई बात? लेकिन ये पॉजिटिव में होगा। समझ में आई बात भाई? यहां तक बात क्लियर हो गई? तो जल्दी से आप इसको नोट कर लें, नोट करें, कोई कंफ्यूजन तो नहीं आया इसमें, है नहीं। एक बात हम आपको और बताना चाहते हैं यहां पर बेटा, देखो कि हमने अभी लॉ ऑफ मास एक्शन की बात की थी और कहा था कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, कंसंट्रेशन के। तो जैसे जैसे टाइम पास होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम होती जाएगी, तो रेट भी कम होती जाएगी। इसका मतलब एक रिएक्शन को कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम लग सकता है। लेकिन जब रेट बहुत कम हो जाती है, जो हम एग्जैक्टली मेजर नहीं कर पाते, तो शायद हम वहीं पर ये मान लेते हैं कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई। लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो रिएक्शन को कंप्लीट होने में लगा समय इन्फिनिटी हो सकता है। ठीक है, तो बेटा जी समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूं आनंद लिया होगा आपने। अब देखिए अगले वीडियो में हम लोग एक रेट एक्सप्रेशन सीखेंगे और रेट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, तो इंतजार कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो का, जिसमें रेट एक्सप्लेनेशन, रेट एक्सप्रेशन और न्यूमेरिकल्स होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, नमस्कार, बाय बाय।